यहाँ की जनता गवाह है इन बातों की। यहाँ पे पुलिस की ज़्यादतियाँ जिस लेवल से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ के नुमाइंदे उनके साथ मिले हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस बात यह है कि हम लाइमलाइट में नहीं आए और जान के नहीं आए कि लोग कहेंगे काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस्लाम में भी कहा गया है, जब चैरिटी हो तो जो एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। काउंसलर आपका है, एमएलए आपका बेटा है, सीएम आपका बेटा है, लेकिन काम तब भी नहीं हो पा रहा है। ज़्यादती के ख़िलाफ़ कोई भी मेजर से मेजर एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़े वो हम उठाएंगे। जसोला सरिता विहार में कम से कम 15 कूड़ेदान बने हुए हैं, लेकिन उन पे ताले लगा दिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है और उनके आगे ब्यूटिफिकेशन कर दी गई है। उन जगहों का कूड़ा ला के यहाँ डंप किया जा रहा है। इस इलाके में घुसते ही इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट है। क्या मैसेज जाता है कि मुसलमान जो हैं वो खुश हैं, कूड़े के ढेर के बराबर में रहने में ही मुतमईन है, इन्हीं गंदी जगहों में रहने में ही मुतमईन है। जिस वक्त हम लोग SC/NRC की प्रोटेस्ट में खड़े होते थे और वहाँ पे हमारे भाइयों पे लाठियाँ चलाई गई, बहनों पे लाठियाँ चलाई गई, हॉस्पिटल पहुँचे कितने लोग लाठियों की वजह से, कहाँ थे यहाँ के CM साहब। और नमाज, देखिए ये चीज़ें अल्लाह जो हिदायत देता है, एक वक्त हम भी नहीं पढ़ते थे नमाज, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है। ये बात आपकी सही है कि हम लोग पॉलिटिक्स में, मैं नहीं आना चाहती थी पर्सनली। अरीबा नई हैं, यंग हैं, क्या जोश है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है अबुल फजल के लोगों के लिए आपके पास? देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। आपने कहा यंग हैं, क्या जोश है। जब भी इंसान यंग और यूथ की बात करता है तो ऑटोमेटिकली जोश और जज्बा साथ में आता ही है। और देखिए, इस दिल्ली में इस वक्त करीबन 250 सीटों पे इलेक्शंस हो रहे हैं MCT के। हमारा जो वार्ड है, वार्ड 188, ये सबसे क्रूशल वार्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट वार्ड है। इसकी वैल्यू बहुत है क्योंकि इस वार्ड का हिस्सा है शाहीन बाग। शाहीन बाग वो जगह जहाँ से CNRC का प्रोटेस्ट वर्ल्ड फेम पर गया। शाहीन बाग वो जगह जहाँ की औरतों ने, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, औरतों को आगे लाने की बातें करते हैं, यहीं की औरतें हैं जिन्होंने उस मुहिम को आगे बढ़ाया। इंडिया के हर स्टेट में एक शाहीन बाग निकल कर आया। टाइम्स मैगज़ीन के कवर पे शाहीन बाग की औरत थी। तो देखिए, यहाँ के लोग ऑलरेडी इतने पावरफुल लोग हैं, अपनी आवाज़ आगे रखने का जोश और जज्बा रखते हैं, चाहे वो जवान हों चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हों। यहाँ के लोगों के इतने जिन्होंने हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट करे, उनके एक बहुत बेसिक इश्यूज़, सफाई का मुद्दा, गंदगी का मुद्दा, सीवरों का मुद्दा और नालों का मुद्दा, इन मुद्दों पे यहाँ काम नहीं करा गया है पिछले कुछ सालों में। जो चुने हुए नुमाइंदे आए, उन्हें मौका दिया गया उनको परखने के लिए। देखिए, सबको मौका भी देना ज़रूरी होता है, अच्छी बात है, उनको दिया गया मौका। उन्होंने वादे किए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, जो जैसे कि नेता लोग करते हैं, लेकिन कितने वादों पे उन्होंने एक्चुअली एक्शन लिया। तो कभी पॉलिटिकली आपको एक्टिव नहीं देखा इतना, लेकिन जिस तरह से परिपक्वता से आप बात कर रही हैं, क्या ये विरासत में मिली थी या फादर का बोल्डनेस आपको मिला है? देखिए, जब से हमने अपनी आंखें खोली, हमने अपने वालिद साहब को आप लोगों के बीच पाया, आप लोगों की खिदमत के लिए हमेशा खड़ा देखा। छोटी सी थी, 7 साल की, बचपन से पापा को जेल जाते देखा। जेल जाने में भी उनके कोई अपने पर्सनल मुद्दे नहीं होते थे कि जिसकी वजह से उन पर एक्शन लिया जाता था, या वर्सेस स्टेट केसेस चल रहे हैं, अभी भी बहुत केसेस चल रहे हैं। मेजॉरिटी क्या 100% ही केसेस इसीलिए चल रहे हैं कि यहाँ की आवाम के लिए खड़े हुए, यहाँ के जो जुल्म और ज़्यादती थी उन पर उन्होंने आवाज़ उठाई, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, पुलिस की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। इन्हीं की वजह से हमने देखा कि, और बहुत मोहब्बतों से नवाजा यहाँ के लोगों ने उन्हें। तो मैं 7 साल की थी, शायद आपको इल्म हो कि जब पापा जेल में थे, काउंसलर का इलेक्शन हुआ था, तो हमने कैंपेनिंग करी थी उनके लिए। उस वक्त गुजरात के राइट्स हुए थे, यहीं के लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना एक करना, एक कहावत है, लिटरल सेंस में उसको साबित किया था, उसको प्रूव किया था पूरी तरह से। जब हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था और लोगों ने भरपूर तरह से ब्लड डोनेट किया था, और फिर हमने वो ब्लड जो है गुजरात के दंगों के एरियाज़ में भेजा गया। आपने पूछा कि पॉलिटिक्स में मैं नहीं हूँ, मैं सोशल वर्क बहुत टाइम से कर रही हूँ। देखिए, हम लोग यकीन रखते हैं कि कौम की खिदमत करें, ना कि अपना मुँह चमकाएँ। भाई 100 पोस्टर तो मैं भी लगवा सकती हूँ अपने फ़ोटो के साथ कि भाई मैंने ये काम करा, लेकिन बात यह है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि खिदमत करनी है कौम की, ना कि बस आए, टहले, मुंह चमका के निकल गए, काम के नाम पे ज़ीरो, नील। तो CNRC के प्रोटेस्ट के दौरान मैं रोज़ जाती थी, लेकिन मैं कभी अपने वालिद साहब के साथ नहीं गई कि लोग देखें कि अरे इनकी बेटी साथ आ रही हैं चलते हुए। मैं जामिया वालों के साथ जुड़ी हुई थी, वहीं की स्टूडेंट हूँ, वहीं से हायर एजुकेशन ली है मैंने। रोज़ जाती थी जामिया वालों, हम सब बैठते थे वहाँ, बात करते थे, सपोर्ट करते थे।
जब कोविड का टाइम था हमने रिलीफ का काम करा, यहाँ से हमने ऑक्सीजन सपोर्ट लगाया बाहर, जिस वक्त लोग सड़कों पे मर रहे थे, डॉक्टर्स छूने को तैयार नहीं थे पेशेंट्स को, उस वक्त पे हम लोग ने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया। जिस वक्त पे कोविड की सेकेंड वेव चली, खाने का ऑर्गेनाइजेशन पूरा यहाँ किया गया था, जिसमें हमने किचन चलाया, रोज़ करीबन 2-3 हज़ार लोगों का खाना हम लोग अरेंज कराते थे। दंगों के वक्त हम लोग वहाँ रिलीफ फ़ंड लेके पहुँचे, रिहैबिलिटेशन का हमने काम किया। बस बात यह है कि हम लाइमलाइट में नहीं आए और जान के नहीं आए कि लोग कहेंगे काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस्लाम में भी कहा गया है जब चैरिटी हो तो जो एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो सोशल वर्क में मैं हमेशा से रही हूँ, लेकिन अब अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि अब आगे बढ़कर एक फ़ेज़ बने, लोगों की आवाज़ बने, लोगों को रिप्रेजेंट करें। और इस वक्त देखिए एजुकेटेड लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। यंग के अलावा एजुकेशन, यहाँ तालीम पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, मुसलमानों की तालीम पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। तो जब तक एजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स आगे नहीं आएंगे, यहाँ काम नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इतने मेजर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ पे देखिए पुलिस के साथ मिलके जो फैक्ट्स हैं, मैं वो बात आपसे करूँगी, मैं कोई नेतागिरी की बातें यहाँ खड़े होकर नहीं करूँगी। यहाँ की जनता गवाह है इन बातों की। यहाँ पे पुलिस की ज़्यादतियाँ जिस लेवल से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ के नुमाइंदे उनके साथ मिले हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर नहीं बनाया जाता है काम करने के लिए। काउंसलर आपका है, एमएलए आपका बेटा है, सीएम आपका बेटा है, लेकिन काम तब भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे तो आप काम नहीं करा पाएंगे। देखिए अगर ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे अभी आपको भी वाकिफ़ हैं लोग, हमारे जो एमएलए साहब हैं उन पे केस चला था, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। उस वक्त पे ठीक है, उनके जो भी मामलात सामने आए, पुलिस ने एक्शन लिया, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ के एक्शन थे, लेकिन उस वक्त उनकी वाइफ को टारगेट किया गया था। उनकी वाइफ पे भी एफआईआर कर दी गई थी, जबकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसी तरह का। ये हैं ज़्यादतियाँ जो यहाँ होती हैं। जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई कहा जाए कि स्पाइन नहीं है, इस वजह से वो भी उसी एक ये जो विशियस सर्कल है उसका हिस्सा बन जाते हैं। जब उनकी वाइफ पे टारगेटिंग हुई थी तब हमारे वालिद साहब वहीं उनके घर के बाहर खड़े थे और कह रहे थे कि आए पुलिस, हम देखेंगे कौन लेके जाता है इनको, कैसे इन पे एक्शन लिया जाता है। ज़्यादती के ख़िलाफ़ कोई भी मेजर से मेजर एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़े वो हम उठाएंगे, लेकिन खिदमत के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। देखिए 10 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो तो मैं भी बना दूं, मैं 20 पॉइंट का बना दूं, मैं 50 पॉइंट का बना दूं, लेकिन बात वही आती है काम क्या हो रहा है इस इलाके में। मैं तो लोगों के बीच बैठ के उनसे अरीबा जब से चुनाव शुरू हुआ है देखा जा रहा है गलियां साफ़ हो रही हैं, सड़कें साफ़ हो रही हैं, यहाँ भी कूड़ा बिल्कुल कम नज़र आ रहा है, वहाँ अलशिफा के पास भी, लेकिन चुनाव से पहले तो जर्जर स्थिति थी। जी देखिए 5 साल में लोग वाकिफ़ हैं, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, इन्हीं इलाकों में पली बड़ी हूँ, यहाँ के एक एक इशू से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। और मेरे होशो हवास में, और यहाँ के लोग भी गवाह हैं कि ऐसा कभी आलम नहीं हुआ कि इन कूड़ों को, ये जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं, इनकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई हों। पिछले 1 महीने में ये चीज़ 2 बार हुई है कि दोनों तरफ के जो कूड़ेदान हैं, डंपिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ के। और देखिए सिर्फ इशू ये नहीं है कि यहाँ पे कूड़ेदान बनना ज़रूरी है, प्रॉब्लम है कि गार्बेज लिफ्टिंग नहीं हो रही है। जसोला सरिता विहार में कम से कम 15 कूड़ेदान बने हुए हैं, लेकिन उन पे ताले लगा दिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है और उनके आगे ब्यूटिफिकेशन कर दी गई है। उन जगहों का कूड़ा ला के यहाँ डंप किया जा रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अच्छा, ये आपने नया इंकशाफ किया कि जसोला का भी कूड़ा यहाँ आता है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ यहाँ के वार्ड का कूड़ा नहीं है, ये बाकी वो जाकिर नगर में तो एक कूड़ेदान नहीं है, लेकिन वहाँ कोई डंपिंग ग्राउंड भी नहीं दिखाई देगा आपको। कहाँ जा रहा है कूड़ा, वेस्ट कहाँ जा रहा है? इन्हीं जगहों पे तो लाके डंप किया जा रहा है। स्कूल और हॉस्पिटल के सामने ही चुना गया इसको। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात आप आयरनी देखिए सिचुएशन की कि एक हॉस्पिटल के सामने डंपिंग ग्राउंड है। हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पे इंसान इलाज कराने जाता है, जहाँ अपनी बीमारियाँ ख़त्म करने जाता है, वहाँ से निकल के दोबारा इन्फेक्शन पकड़ रहा है। ये लोग एक इस एरिया का एक बहुत कायदे का हॉस्पिटल है, अलशिफा हॉस्पिटल, बहुत फैसिलिटीज़ का हॉस्पिटल है, और ये वहाँ का सामने तो मैनेजमेंट कर नहीं पाए, वहाँ की तो हाइजीन इशू पे काम नहीं कर पाए, सैनिटेशन पे काम नहीं कर पाए। दूसरी तरफ ये क्लेम करते हैं कि हमने पूरे इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक्स खोल दिए, आप वहाँ जाके इलाज कराइए। ये क्या हिपोक्रेसी है, क्या मुनाफिकत है, ये किस तरह की सोच रखते हैं ये लोग? तो ये, और दूसरी ये जो 8 नंबर पे जो शाहीन बाग पे ये डंपिंग ग्राउंड है, आप बराबर में ही एक बहुत बड़ा मदरसा मस्जिद है जो हमारे मरहूम रहमानी साहब बना के गए थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। इतनी बड़ी शख्सियत थे वो,
हॉस्पिटल हो गया, या ये तो इंडिया में आई थिंक वन ऑफ द फ्यू मस्जिद्स हैं जो कि बहुत आलिशान बनाई गई हैं और बहुत बड़े एरिया में बनी हैं। ऐसी जगहों के बराबर में डंपिंग ग्राउंड्स हैं, बने हुए हैं। क्या मैसेज जाता है? मैसेज इस इलाके में घुसते ही इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट है, क्या मैसेज जाता है कि मुसलमान जो हैं वो खुश हैं, कूड़े के ढेर के बराबर में रहने में ही मुतमईन है, यानी गंदी जगहों में रहने में ही मुतमईन है। यानी आपकी इमेज जो है लेबलाइज की जा रही है, आपको गलत दिखाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, मुसलमानों को इस देखिए, मुसलमान जहाँ इस्लाम पाकी तहारत को आधा ईमान बताता है, वहीं मुसलमानों इस एरिया में लोग आना नहीं चाहते हैं। कैब वाले आने से मना कर देते हैं, ऑटो वाले आने से मना कर देते हैं, स्कूल वैन्स अंदर तक नहीं आती, यहाँ छोड़ के चली जाती हैं बच्चों को। माएँ बेचारी वहाँ खड़ी रहती हैं कितनी कितनी देर इंतज़ार करती हुई। क्या रीज़न है? बरसात हो जाए, इस कूड़े की बदबू वहाँ तक जाती है, कालिंदी कुंज पार्क तक। ये इतने बेसिक और इतने मेजर इश्यूज़ हैं जिन पे काम करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से 5 साल बहुत लंबा वक्फा होता है इन छोटे छोटे इश्यूज़ पे काम करने का। अरीबा, आखिरी सवाल, अब मैं फिर वहीं आऊँगा। आप यंग हैं, नौजवान हैं, और शायद सबसे यंग प्रत्याशी भी होंगी आप इस वार्ड में भी, और उमूमन दिल्ली में भी अगर एवरेज ऑन देखा जाए तो। क्या मैसेज लेके जाएंगे अपनी कम्युनिटी को अगर आप एमसीडी में जीत के जाती हैं, और आपको कितना लगता है कि आप इस चुनाव को जीत रही हैं, और आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, सबसे पहली बात, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई जुल्म से है। और हमारी लड़ाई है कि हम इस डेवलपमेंट करें, इस कम्युनिटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए। हम यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं क्योंकि एक मौका दिया गया है आवाज़ बनने का, रिप्रेजेंटेटिव बनने का, दूसरों की आवाज़ों को उठाने का, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने का। आपको भी मालूम है, एमसीडी देखिए अनऑथराइज़ कॉलोनी है। एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत कम चीज़ें कवर करती है एमसीडी। बहुत ज़्यादा हद तक काम जो है वो विधानसभा के उसमें आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, जब तक पुलिस की ज़्यादतियों पे काम नहीं किया जाएगा, तो फिर काम इन इलाकों में कैसे होगा? मैं जामिया की स्टूडेंट रही हूँ, हम जामिया वालों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता कि चेंज की कितनी ज़रूरत है। जिस वक्त हम लोग ऐसी एनआरसी के प्रोटेस्ट में खड़े होते थे और वहाँ पर हमारे भाइयों पर लाठियाँ चलाई गई, बहनों पर लाठियाँ चलाई गई, हॉस्पिटल पहुँचे कितने लोग लाठियों की वजह से। कहाँ थे यहाँ के सीएम साहब? कहाँ थे यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों के लीडर जो क्लेम करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों के मसीहा बनने की बात करते हैं? उन्हीं के अल्फाज थे कि हमारे अंडर दिल्ली पुलिस कर दी जाए तो हम यहाँ से CNRC का प्रोटेस्ट ख़त्म करवा देंगे। अच्छा अरीबा, आखिरी सवाल, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। पता ये चला है कि आप 5 वक्ता नमाजी हैं, यंग एज में बड़ा चैलेंज होता है? जी नहीं, देखिए मेरे ख्याल से किसी मुसलमान के लिए ये एक चैलेंज नहीं होता है, ये हमारे दीन का हिस्सा है और इसको हम एक रूटीन की तरह लेते हैं। और नमाज, देखिए ये चीज़ें अल्लाह जो हिदायत देता है, एक वक्त हम भी नहीं पढ़ते थे नमाज, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें भी हिदायत देगा कहीं ना कहीं। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बस अल्लाह ताला नीयत के हिसाब से आपको उसका अजर देते हैं और आपकी मंजिलें आसान करते हैं। कभी एक बार ये भी खबर आई थी कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, आपके फादर नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कैंडिडेट ना होने की वजह से मैदान में उतरे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये बात आपकी सही है कि हम लोग पॉलिटिक्स में, मैं नहीं आना चाहती थी पर्सनली, क्योंकि देखिए मेरा सारा मकसद ये था कि मैं सोशल वर्क करूं, मैं कौम की खिदमत करूं। अगर मैं बिना पॉलिटिक्स में आई भी वो चीज़ कर सकती थी तो मैं वो करती थी, बैकफुट पे करती थी, बिना लाइमलाइट में आई करती थी। लेकिन जब इस तरह का एक मौका कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि हम यूथ की आवाज़ बन सकते हैं, हम औरतों की आवाज़ बन सकते हैं। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात करी जाती है, लेकिन कितनी औरतें हैं जिनको एक्चुअली, मुसलमान औरतें जिनको मौका दिया जाता है, जिनको आगे बढ़ाया जाता है कि तुम आवाज़ बनो, तुम औरतों के लिए काम करो। इस एरिया में औरतों की सैनिटेशन का कोई काम नहीं है, पिंक टॉयलेट्स नहीं है, इतनी बेसिक चीज़। औरतें घर से निकलती हैं, आधे वक्त उनके दिमाग में यही टेंशन रहती है कि बाथरूम आएगा तो कहाँ जाएंगे। मॉलेस्टेशन की इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ हैरेसमेंट होता है मुसलमान लड़कियों के साथ। ये इतने मेजर इश्यूज़ हैं जिस पे मुझे लगता है मुसलमान औरतों को आगे बढ़ चढ़ के बोलना बहुत ज़रूरी है। वो अपने काम के लिए किसी नुमाइंदे के पास जाती हैं, ये मेल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, ये भगा देते हैं औरतों को, कोई आवाज़ उनकी सुनने को तैयार नहीं होता है।